नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल विकी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम समास लेकर आए हैं। समास जो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन समास से आते ही रहता है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में बताया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए समास के बारे में हम आपको बताते हैं। समास का परिभाषा: दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास का परिभाषा है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। यह डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है। ऐसे तो पूछा नहीं जाता कि क्या कौन समास है, पर कभी कभी परिभाषा भी दिया जाता है। इनमें से दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मेल से नए शब्द को बनने से क्या होता है, समास की संधि, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो परिभाषा तो हुआ। फिर चलिए समास के भेद। समास की परिभाषा तो आपको पता हो गया। अब समास के भेद कितने हैं, तो इसका भेद है 6। मतलब इसके समास के 6 पुत्र हैं। उसमें से पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, फिर तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, और पांचवा द्विगु समास, और छठा बहुव्रीहि समास। दोस्तों, ये एग्जाम में ऐसा पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा अव्ययी भाव समास इसमें से कौन है। ठीक, उसी तरह से हम आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। एकदम बेहतरीन वीडियो है और एक वीडियो में ही आप पूरा समास सीख लीजिएगा और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए, आपका जो 6 भेद होते हैं समास का, उसमें पहला आपको है अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास, जिन शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो। क्या? उपसर्ग। प्रथम में जो शब्द है उसमें उपसर्ग लगा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उपसर्ग, अव्यय मतलब उपसर्ग कहते हैं, तो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। अब जैसे बता दें ट्रिक के माध्यम से यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति, जैसे ये शब्द के पहले ये सब उपसर्ग के रूप में लगा रहे तो समझिएगा कि अव्ययी भाव है। अब जैसे यथा संभव लगा हुआ है कि नहीं, यथा, तो यथा संभव, संभव के पहले यथा लगा हुआ है। देखिए उदाहरण में आपको बताया गया है यथा संभव, तो यथा संभव में यथा पहले लगा हुआ है, तो समझिएगा कि यह अव्ययी भाव समास है। ठीक, क्या है? अव्ययी भाव समास। तो उदाहरण के अनुसार चलते हैं। उदाहरण में है यथा संभव, यथा जोड़ संभव, अनुरूप, अनु देखिए है कि नहीं, आजन्म में आ है, प्रतिदिन। आप जब इसको विग्रह करिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अव्ययी भाव है। ठीक, जिस तरह से इस आपको उदाहरण में बताया गया है। अगर आपको यथा संभव रहेगा ऑप्शन में, आप पूछेगा इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है, तो आप बताइएगा इसको विग्रह करके, यथा जोड़ संभव, संभव। ठीक, संभव, तो यथा आ रहा है पहले, तो ये यथा, अन, आ, प्रति, ये सब उपसर्ग लगा हो तो क्या समझते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है समास का जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, ये आप इस लाइन को, तत्पुरुष समास के डिफिनेशन को अगर अच्छा से आप समझते हैं तो आपको समास बनाने में कोई कठिनाइयां नहीं होगी। ठीक, जैसे समास के विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहां तक को आप समझे। अब देखिए, आपको ट्रिक के माध्यम से हम बताते हैं कि एक शानदार तरीके से पहचानने का तरीका, जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि को मतलब करिएगा। जैसे यशा उदाहरण में बताया गया है, यह सब आपको पहचानने का तरीका है। तो आपको उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं, यश प्राप्त,
यश को प्राप्त, यश प्राप्त आपको दे दिया, आपको विग्रह करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये को, का, के, से ये सब लगा हुआ है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आया है। मन चाहा, मन से चाहा, विग्रह करिएगा। आपको विग्रह करके नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, आपको एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट मन चाहा कौन सा समास है, तो आप इसको विग्रह करिएगा मन से चाहा। तो इसमें कारक चिन्ह आ रहा है, क्या आ रहा है? कारक चिन्ह। आपको कारक चिन्ह पते हैं, का, को, की, से, के लिए, का, में, पर, सब वो आप विग्रह करिएगा। अगर आ रहा है कारक चिन्ह तो हमेशा हमारी आंख मूंद के तत्पुरुष समास। ठीक। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, इसमें भी कारक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, विग्रह करिएगा राजपुत्र को, तो राजा का पुत्र विभक्ति आ रही है कि नहीं, कारक चिन्ह आ रहा है कि नहीं। धर्मवीर, धर्म में वीर, कारक चिन्ह आ रहा है। तो हमें जितने भी कारक चिन्ह से विग्रह करने पर आएगा आप तत्पुरुष समास बनाइए, मतलब वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा भेद है कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें, देखिए पूरी आपको समास समझ में आ जाएगा। ठीक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आपको वीडियो फिर इस हिंदी ग्रामर से जरूर होगा और अनेक तरह के जीके जीएस इस चैनल पे आपको आते रहेंगे। तो फिर कर्मधारय समास का डिफिनेशन से जानते हैं। जिस समास में प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद दूसरा पद की विशेषता बताता है। प्रथम पद दूसरा पद की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नोट में समझिए, नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे पद की तुलना या जो के समान विग्रह के समय, अगर आप विग्रह करते हैं तो जो के समान विग्रह के समय, विग्रह करने पर आपको के समान जो है ये आ जाए तो आप समझिएगा कि कर्मधारय समास है। अब चलिए उदाहरण से समझते हैं। मेन है उदाहरण से आप समझ सकते हैं, मेन है उदाहरण से आपको समझ सकते हैं। फिर देखिए उदाहरण में है चरण कमल, कमल के समान चरण, इसको विग्रह किए। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा चरण कमल कौन सा समास है। ठीक। आपको बताया जा रहा है कर्मधारय समास, ये ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास। तो आपको पूछेगा चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान आया कि नहीं, विग्रह किए चरण कमल, ये पूर्ण रूप वाक्य है, इसको विग्रह करने पर आपको आया कमल के समान चरण। फिर कमल नयन, कमल के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, महापुरुष, महान है जो पुरुष, के समान जो है के, ये आए विग्रह करने पर तो आप समझ जाइएगा कि कर्मधारय समास है। ठीक। उपसर्ग आएगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। विभक्ति अगर विग्रह करने पर विभक्ति आती है तो तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चलिए फिर अगला है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। दोस्तों इसमें बताया गया है यदि दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर या एवं आए तो वह द्वंद्व समास कहता है। समझ जाइएगा कि आपको योजक चिन्ह लगा हो तो वो आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। तो चलिए आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो उदाहरण में आपको दिया गया है नदी नाले, नदी और नाले योजक चिन्ह है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व दोविधा के रूप में, नदी नाले ऐसे ही हाइफन का चिन्ह रहेगा, याद रखिएगा, उसके बीच में हाइफन योजक का चिन्ह रहेगा और आप उसको विग्रह करके भी आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे नदी और नाले। ठीक। पाप पुण्य, पाप पुण्य के बीच में हाइफन है, योजक है, तो समझे पाप और पुण्य आया कि नहीं। उच्च नीच, उच्च या नीच, छल कपट, छल और कपट। ठीक। तो योजक चिन्ह ये बहुत इजी है, योजक चिन्ह रहेगा, आप मार दीजिएगा द्वंद्व समास। ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है दिग्गु समास। इसका पांचवा पुत्र दिग्गु समास है, जो आपको समझना है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह को पता चले,
संख्यावाचक से भी आप पता कर सकते हैं कि ये द्विगु समास है। और आप समूह भी उसमें आपको लगेगा 2, 3, 4, 5 ऐसा समूह के रूप में आपको दिया रहेगा, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए आपको शानदार तरीके से उदाहरण के रूप में बताते हैं। उदाहरण में बताया गया है दोपहर। अब देखिए इसमें दोपहर है तो द्विगु में है संख्यावाचक, तो इसमें संख्या 2 है कि नहीं, 2 है। तो दोपहर का समूह मतलब एक पहर और दोपहर का दोनों के बीच का एक समूह बना, तो ये भी आप समझ सकते हैं, विग्रह करने पर भी आपको पता चल जाएगा। तो ये आप मारिएगा द्विगु समास। फिर तिरंगा, तिरंगा में 3 रंगों का समूह, तिरंगा में 3 रंगों का समूह होता है, तो समूह आया कि नहीं, 3 रंगों का। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो जहां आपको संख्या मिले वहां द्विगु मारिएगा, ठीक, द्विगु मारिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें और 1-2 बार वीडियो आप अगर देखते हैं तो और अच्छा से बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर आपको छठा भेद है समास का, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण कर देता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक। वो दोनों पद नहीं, उसका अर्थ ही तीसरा निकलेगा। वो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का न्यू निर्माण करता है, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। और नोट में आपको बता देते हैं थोड़ा सा याद रखने के लिए कि देवी देवताओं को नाम ज़्यादातर होते हैं, मतलब भगवान के नाम इसमें ज़्यादातर आते हैं। बहुव्रीहि समास आप मारिएगा, देखिएगा कि जहाँ भगवान आ रहे हैं तो समझिएगा कि ये बहुव्रीहि समास है। संख्यावाचक तो द्विगु समझ ही लिए, योजक चिन्ह रहेगा तो द्वंद्व समझ ही लिए, ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के तरीके से आपको लेकर चलते हैं समझाने की ओर। घनश्याम, क्या, घनश्याम, घन के समान मतलब अर्थात कृष्ण को बोला जाता है। तीसरा पद हुआ कि नहीं, घन के समान श्याम, मतलब ये घन के समान तो श्याम है, यह तीसरा का बोध दिला रहा है, एक नया वर्ड आ गया कृष्ण। उसी तरह से अगला उदाहरण में आपको समझाते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका मतलब लंबा है उदर है तो है, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात गणेश को बताया जा रहा है लंबोदर। लंबोदर किसको कहा जाता है, गणेश को। तो लंबा है उदर मतलब ये दोनों मिलकर एक न्यू वर्ड का निर्माण करता है, उसमें बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन में आएगा तो आप आराम से मारिएगा बहुव्रीहि समास। दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो आएगा समास के सेट, 20 क्वेश्चन उसमें रहेगा। आपको इस समास के वीडियो पढ़ने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप कितना समझे और उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। अगर आपको स्कोर अच्छा नहीं है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। थैंक यू।